So, hello, my dear students. A very warm welcome to all of you on my YouTube channel. The name of the channel is कशिश केमिस्ट्री जो सो आज हम बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो है मोल कंसेप्ट। ठीक है, मोल कंसेप्ट के अंदर हमें स्टोइचियोमेट्रिक रिलेशनशिप्स देखने होते हैं, कैसे हम नंबर ऑफ़ एटम्स को फाइंड आउट कर रहे होते हैं, नंबर ऑफ़ मोल्स को फाइंड आउट कर रहे होते हैं। इन सभी चीज़ों की हम बात करेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम मोल को समझते हैं भी मोल एक्चुअली है क्या चीज़। ठीक है, लाइक अगर हम बात करते हैं हम किसी भी क्वांटिटी, किसी भी चीज़ को अगर हम मेज़र करना है, लाइक हमने किसी वेट को मेज़र करना है, तो हमारे पास उसकी जो फिज़िकल सिग्निफिकेंस की जो मेज़रमेंट है उसकी, अगर हमने किसी बॉडी का वेट मेज़र करना है तो हम वेइंग मशीन से उसका वेट मेज़र कर लेते हैं। एंड वी राइट लाइक इफ़ आवर बॉडी हैज़, इफ़ वी हैव ए बॉडी एंड इट्स मास इज़ 50 kg। ठीक है, तो हमने उसका वेट मेज़र कर लिया है 50 kg। ठीक है, इन दिस सिमिलर वे अगर हमारे पास कोई क्वांटिटी है, कोई मटेरियल है, उसकी अगर हमने क्वांटिटी बतानी है, ठीक है, उसकी अगर हमने कोई क्वांटिटी बतानी है, कंसंट्रेशन बतानी है, तो उसे हम इन द केमिस्ट्री इफ़ वी have to calculate the concentration or amount of substance, we will tell it from the mole. Okay, मोल हमें क्या बताता है? मोल बताता है कि एक पर्टिकुलर सब्सटेंस में द अमाउंट ऑफ अ पर्टिकुलर थिंग कितनी है, उसके अंदर एक पर्टिकुलर सब्सटेंस की जो कंसंट्रेशन अमाउंट है वो कितनी है। ठीक है, उसके अंदर कितनी मॉलिक्यूल्स हैं, नंबर ऑफ़ एटम्स हैं, वो सारा कुछ हमें इस मोल कंसेप्ट से पता चलता है। ठीक, सो अगर एक्चुअली जो ट्रेडिशनल डेफिनेशन है वो क्या कहती है, अ मोल इज़ द अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस that contains as many entities as there are atoms exactly in 12 gram of carbon 12 आइसोटोप। क्या कह रहा है? लाइक अगर हम बात करें, एक इस डेफिनेशन को समझने से पहले इस चीज़ को समझिए। अगर हम कहें एक डज़न में कितने एलिमेंट्स होते हैं, जो हम कहते हैं कितने नंबर ऑफ़ कंपोनेंट्स होते हैं, 12। इन दिस सिमिलर वे अगर हम मोल को डिफाइन करें, भी मोल आया कहाँ से, कहते हैं मोल इज़ द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, भी एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, किसके बराबर हो सकते हैं, कहते इट कंटेन्स एज मैनी एंटिटीज़, भी एज मैनी एंटिटीज़ में एटम्स हो सकते हैं, मोलिक्यूल्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, जो कितने हों एटम्स एग्जैक्टली इन दी 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप, मीन टू से 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप के अंदर जितने एटम्स होंगे या जितने मॉलिक्यूल्स होंगे, एटम्स होंगे या कितनी भी आइडेंटिटीज़ होंगी, या मॉलिक्यूल्स तो नहीं कहूँगा मैं, एटम्स कहेंगे, जितने होंगे उसको हम 1 मोल कहेंगे। क्या कहेंगे? नंबर ऑफ आइडेंटिटीज़ प्रेजेंट इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप इज कॉल्ड 1 मोल। ठीक है, क्या कहा गया? 1 मोल। ठीक है, अभी फाइंड आउट करते हैं भी एक मोल के अंदर कितनी आइडेंटिटीज़ प्रेजेंट है। ठीक है, तो उसके लिए हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखिए, हमारे पास जो है हमने फाइंड आउट किया हुआ है बाय मास स्पेक्ट्रोमीट्री। इसकी मदद से हमने क्या किया, हमने एक एटम 1 एटम ऑफ C12 आइसोटोप ऑफ कार्बन का जो हमने वेट निकाल लिया। ठीक है, मास स्पेक्ट्रोमीट्री के फॉलो करते हुए 199 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। ठीक है, इतने जो हमारा एक एटम का जो मास है C12 आइसोटोप का इतना है। ठीक है, और एक मोल के अंदर, एक मोल ऑफ C12 एटम, जो C12 के एक मोल का जो वेट होता है वो होता है 12 ग्राम पर मोल। ठीक है, क्या होता है जी? एक मोल का जो वेट है वो कितना होता है? 12 ग्राम। ठीक है, इतना पता लग गया। अभी हमें 1 मोल का वेट पता लग गया, कितना? 12 ग्राम। ठीक है, और हमें एक एटम का वेट पता लग गया। ठीक है, तो एक एटम का जो वेट है और हमें एक मोल का वेट पता लग गया, तो अगर हम इसको, अभी हमें फाइंड क्या करना है? नंबर ऑफ़ एटम्स या नंबर ऑफ़ एटम्स। सो अगर मान लीजिए, ठीक है, 12 ग्राफ में अगर
देखिए 1.99 जो है 10⁻⁻⁰ एक एटम का मास है 12 ग्राम। अभी 12 ग्राम में कितने होंगे, 12 ग्राम को हम डिवाइड कर देंगे 1.9 इंटू 10⁻23, ठीक है। तो हमें क्या पता लग जाएगा भी 12 ग्राम में इस जैसी कितनी एटम ट्रीज हैं, भी इस जैसे कितने एटम्स हैं, तो हम 12 ग्राम को डिवाइड कर देंगे एक एटम के मास से, ठीक है। तो हमें पता लग जाएगा 1 मोल ऑफ C12 कार्बन कंजिस्ट ऑफ कितने, अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो हमारे पास कितनी वैल्यूज़ निकल के आते हैं 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स पर मोल। क्या कितने एटम्स होंगे पर मोल, क्यों क्या क्या मैंने मास स्पेक्ट्रोमीटर से कार्बन एक 12 का जो मास है एक एटम का, सिर्फ एक एटम का मास मैंने कैलकुलेट कर लिया, वो कितना है 1.99 इंटू 10⁻23 ग्राम। ओके, अभी मुझे ये पता है कि एक मोल ऑफ C12 का जो वेट है वो कितना होता है 12 ग्राम पर मोल, भी एक मोल का वेट कितना होता है 12 ग्राम। अभी हमने एक मोल के अंदर फाइंड आउट करने में कितनी एटम्स हैं, भी एक मोल के अंदर कितने ऐसे एटम्स प्रेजेंट हैं, भी इतने कितने एटम जो है इस एक मोल के अंदर पड़े हैं। एक मोल का मैंने वेट फाइंड आउट कर लिया 12 ग्राम, तो आप वेट बाय वेट से ही रिलेशन से निकालेंगे ना। मान लीजिए, समझ लीजिए मेरे पास, मान लीजिए मेरे पास वी कैन से दैट मेरे पास व्हीट फ्लोर है, ठीक है। मेरे पास क्या है, व्हीट फ्लोर है, मान लीजिए 50 kg व्हीट फ्लोर है, और मैं मैंने फाइंड आउट करना मैंने इससे कितने बिस्किट्स बनाए। मेरे एक बिस्किट का जो वेट है मान लीजिए 1 kg है, ठीक है। मान लीजिए एक्सेप्ट कीजिए भी 1 kg है, एक बिस्किट का जो वेट है वो 1 kg है, 1 बिस्किट वेट इज़ 1 kg। टोटल मेरे पास जो व्हीट फ्लोर है वो 50 kg है, तो मुझे फाइंड आउट करना भी मैं उस 50 kg व्हीट फ्लोर से कितने बिस्किट्स बना सकता हूँ। तो आप 50 डिवाइड बाय 1 करेंगे तो हमें पता लगेगा 50 बिस्किट बना सकते हैं, ठीक है। उसी अकॉर्डिंग हम इस मोल कंसेप्ट से हम फाइंड आउट कर रहे हैं भी एक मोल का वेट 12 ग्राम है, एक एटम का मास इतना है, तो हमने फाइंड आउट कर लिया भी एक मोल के अंदर इतने एटम्स हमारे प्रेजेंट होंगे, ठीक है। ओके, समझ आ गई इतनी बात। ओके, सो हमारे पास जो नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट करने के लिए डिफरेंट फार्मूलाज होते हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास डिफरेंट वेज हैं। कैसे कैसे डिफरेंट वेज कैसे हैं, एक तो हम मास रिलेशन से फाइंड आउट कर सकते हैं, मास से। एक हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स से, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, एंड एक वॉल्यूम से फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। मैंने क्या कहा, हम अगर हमें न्यूमेरिकल्स आते हैं जहाँ पे, ठीक है, भी एक पर्टिकुलर अमाउंट में कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं आपको वेट गिवन दे दिया होगा, ठीक है। मास से फाइंड आउट कर सकते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल से। अभी एग्जांपल देके बताऊँ, एग्जांपल के तौर पर मान लीजिए आपको कहा गया है कि 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एटम्स हैव हाउ मेनी मोल्स, ठीक है। 16 ग्राम ऑक्सीजन के अंदर, 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एटम के अंदर कितने मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट हैं, ठीक है। हाउ मेनी मोल्स आर प्रेजेंट इन 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एटम, क्वेश्चन ये है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला ये होगा, अगर आपको मास दिया हुआ है, गिवन मास, अगर आपको गिवन वेट है, तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं उससे, कुछ नहीं करना है आपको, गिवन वेट, गिवन मास या गिवन वेट अपॉन मोलर मास नीचे रख देना है, ठीक है। क्या गिवन मास अपॉन मोलर मास, ठीक है। गिवन मास कितना है 16, मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन कितना है 16, ठीक है। सो डिवाइड कर दीजिए तो हमें क्या आ गया 1, सो 1 मोल मीन से 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन कंसिस्ट ऑफ 1 मोल, ओके। अभी मैंने फिर से 32 ग्राम ऑफ सल्फर, ठीक है। हाउ मेनी मोल्स इन प्रेजेंट 32 ग्राम ऑफ सल्फर, तो वही 32 डिवाइड बाय 32 1 मोल, इसके भी मीन टू से गिवन मास अपॉन मोलर मास, ठीक है। इससे हम मास रिलेशनशिप से हम नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर पा रहे होंगे, ठीक है। अभी नंबर ऑफ पार्टिकल्स का क्या फंडा है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स दे दिए जाएंगे न्यूमेरिकल के अंदर भी, मान लीजिए 12, मान लीजिए 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन कंटेन हाउ मेनी मोल्स, ठीक है। भी इतने एटम्स ऑफ ऑक्सीजन के आपको दिए गए हैं, उसके अंदर नंबर ऑफ मोल्स आपको कैलकुलेट करने हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं इतने एटम्स के अंदर, ठीक है। आपको इतने एटम्स दे दिए हैं ऑक्सीजन के और नंबर ऑफ मोल्स फाइंड। तो इसका क्या फॉर्मूला है, इसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ गिवन एलिमेंट और मॉलिक्यूल, ठीक है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और नंबर ऑफ, ठीक है, डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर, इसे एवोगैड्रो नंबर कहते हैं, या इसकी जगह आप 6.023 से डिवाइड कर दीजिए। इसके अंदर आप नंबर ऑफ एटम्स निकाल सकते हैं,
नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल सकते हैं, ठीक है। समझ आ गई। जहाँ पे अगर एटम्स दिए तो मैं कह दूंगा देयर इज़ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम। अगर मॉलिक्यूल है मैं कह दूंगा यहाँ पे अगर यहाँ पे मॉलिक्यूल्स हैं तो अगर यहाँ पे मॉलिक्यूल्स दिए हुए हैं, ठीक है, 6.02 मॉलिक्यूल्स, तो आप 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स बता देंगे, ठीक है, वहाँ पे। सो सिंपली है नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ डिवाइड बाय एवोगाड्रो। अब वॉल्यूम की बात करते हैं। वॉल्यूम के अंदर भी सिमिलर ही है। मीन टू से दैट गिवन वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर, ठीक है। अगर आपके पास किसी गैस का अगर नंबर ऑफ मोल्स इन गैसेस फेज कैसे निकाल सकते हैं, किसी भी गैस का जो है वॉल्यूम ऊपर रखिए, उसे डिवाइड कर दीजिए 22.4 लीटर। अगर आपका वॉल्यूम ऊपर लीटर में है तो उसे डिवाइड कर दीजिए 22.4। अगर आपके पास ऊपर ml है तो आपको नीचे लिखना पड़ेगा 22,400, ऊपर जो भी वॉल्यूम है आपका उसके लिख दीजिए, ठीक है। ये ml में आपको नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर सकते हैं आप वॉल्यूम के दोबारा भी, ठीक है। इतनी आपको बात समझ आ गई बच्चों? ओके, वेल एंड गुड, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने के ये 3 तरीके हैं। नंबर ऑफ मोल्स हमने समझ लिए हैं, मोल कंसेप्ट समझ लिया है। सो यही मोल कंसेप्ट होता है, ठीक है। इतना सा आपको ये पता लग गया, आइडिया होना चाहिए, ठीक है। अभी एवोगाड्रो नंबर कहते हैं ना कि एवोगाड्रो नंबर हमारा 6.02 × 10⁻³ होता है। इसे Na भी कहा जाता है, ठीक है। सो अभी हम बात करेंगे कुछ और इम्पोर्टेंट टर्म्स होती हैं जिसके अंदर थोड़ी सी कन्फ्यूज़न हो जाती है अगर ठीक से हम समझते नहीं हैं, ठीक है। तो देखिए, ध्यान से देखिए। एक हो गया एटॉमिक मास, ठीक है जी। इसे हम रिलेटिव एटॉमिक मास भी कह देते हैं, रिलेटिव एटॉमिक मास, ठीक है। एक हो जाती है हमारी AMU, ठीक है जी, ओके। एक होता है मास नंबर, ठीक है। चलिए, इन चीज़ों के ऊपर आने से पहले इसका जो है मैं आपको बेसिक आइडिया देता हूँ कि इसमें हम फाइंड आउट क्या कर रहे हैं। अभी इन चीज़ों को पढ़ने की क्या ज़रूरत पड़ी और अगर ये चीज़ें पढ़ रहे हैं तो कैसे बनी, ठीक है। सबसे पहले अगर हमने एटॉमिक मास की बात कर रहे हैं, ठीक है। एटॉमिक मास से हमें नाम से पता लग रहा है अभी हम एटम के मास के बारे में बात कर रहे हैं। तो हमने इतनी छोटी सी जो है क्वांटिटी को कैसे मेज़र कर ली है, ये भी बहुत बड़ी जो है एक मिस्ट्री अपने आप के अंदर। तो देखिए, कुछ बड़ी चीज़ नहीं है। देखिए, मैंने आपको पिछले हमने जो देखा था कि हमने मास स्पेक्ट्रोमेट्री से फाइंड आउट कर लिया था मास, ठीक है। हमने क्या कर लिया था, मास फाइंड आउट कर लिया था बाय मास स्पेक्ट्रोमेट्री। हमने एक एटम का मास फाइंड आउट कर लिया था कार्बन 12 का 1.×10⁻⁻23 ग्राम, ठीक है। ये एक एटम का मास हमने फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। किसका? C12 आइसोटोप का, ठीक है। ओके, समझ आ गई इतनी बात, ठीक है। अभी हमने एटॉमिक मास की बात कर रहे हैं, तो एक एटम के मास को हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? तो देखिए, डायरेक्टली हम कहें अगर हम एब्सोल्यूट मास की बात करें तो हम एब्सोल्यूट मास को मेज़र नहीं कर सकते, ठीक है। हम हमेशा रिलेटिव एटॉमिक मास ही देखते हैं, रिलेटिव एटॉमिक मास को ही मेज़र कर रहे होते हैं, ठीक है। अभी रिलेटिव एटॉमिक मास से पहले मैं आपको कुछ इसका बेसिक आइडिया देता हूँ। जैसे मान लीजिए हमारी जो वेट है, ठीक है, वेट की बात करते हैं जनरल, ठीक है। अभी हमारे पास कोई एक बैलेंस है, वेट वेइंग बैलेंस है, ठीक है। अभी जो वेट है ये हमेशा रिलेटिव होता है, ठीक है। कोई भी यूनिट्स अगर हम बात करते हैं 1 kg, है ना, kg हो गया, लीटर हो गया, ठीक है, और लेंथ का अगर मीटर हो गया, तो हम कैसे अज्यूम करते हैं भी कोई पर्टिकुलर लेंथ ही 1 मीटर है। अगर मैंने मान लिया ये सिलेंडर दिया हुआ है, मैंने इस सिलेंडर को 1 मीटर कैसे कह दिया, ठीक है। ये 2 मीटर भी हो सकता था, 3 मीटर भी हो सकता है, 4 मीटर भी हो सकता है। मैंने इतनी सी लेंथ को 1 मीटर ही क्यों कहा गया? तो देखिए, ये एक एग्जम्पशन है, ये एक एग्जम्पशन से बनाई गई है, ठीक है, एक स्टैंडर्डाइज करने के लिए। क्योंकि सारी कंट्रीज़ में अगर यूनिट्स स्टैंडर्डाइज नहीं की जाएंगी तो ट्रेड में थोड़ा सा दिक्कत आ सकती है, ठीक है। अगर क्योंकि एक यूनिट को मेंटेन रखना पड़ता है सो दैट ट्रेड अच्छे से हो सके। जो साइंटिफिक नोटेशंस हैं उनको ठीक से, साइंटिफिक रिसर्चेज हैं उसको ठीक से ऑपरेट करने के लिए एक पर्टिकुलर जो है स्टैंडर्डाइज कर दिया गया है। भी अगर हम इतनी सी लेंथ को ही 1 मीटर कहेंगे, अगर कोई पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है तो उसे भी हमने हमने फिक्स कर दिया भी इतने के वेट को हम 1 kg कहेंगे, ठीक है। तो इसे अज्यूम कर लिया गया है। लंदन की एक लेबोरेटरी के अंदर कुछ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ मास को 1 kg कह दिया गया। तो इतने अमाउंट मास को अगर अभी स्टैंडर्डाइज कर दिया, अभी पूरे होल ओवर द वर्ल्ड इतने भी एक पर्टिकुलर अमाउंट को ही 1 kg कहा जाएगा। अगर 1 kg कहा गया, अब मीन टू से दैट उससे जितनी भी हैवियर कोई आइटम्स होंगी, मान लीजिए मेरे पास कोई
कोई और ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए ये ए ऑब्जेक्ट है जिसका 1 kg मास है, ये रेफरेंस मास है, ठीक है। अगर मान लीजिए मेरे पास बी बॉडी है, इसका वेट है जो इसका जो जो इससे 5 टाइम्स हैवियर है, क्या है, इससे 5 टाइम्स हैवियर है, तो मैं इसका वेट कैसे कह दूंगा, इसके रिलेटिव कहूँगा, क्योंकि ये 5 टाइम्स इससे हैवियर है, तो इसका वेट कितना है 5 × 1 kg, मीन टू से दैट इसका वेट क्या है 5 kg। मीन टू से दैट कहने का मतलब ये है, अभी हम यहाँ पे रिलेटिवली निकाल रहे हैं, एक को अज्यूम कर लिया पहले, अभी दूसरों का वेट कैसे फाइंड आउट कर रहे हैं, दूसरे ऑब्जेक्ट का वेट कैसे फाइंड आउट कर रहे हैं उसके रिलेटिवली, ठीक है। भी ये इससे कितना गुना ज़्यादा भारी है, ठीक है, या हैवियर है, ठीक है। जब उसकी लेंथ की बात करें, एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ लेंथ को उन्होंने नाप लिया, ठीक है, 1 मीटर कह दिया, अभी बाकी लेंथ्स को उसके रिलेटिवली फाइंड आउट कर लिया। इन दिस सिमिलर वे सेम फंडा हमने किस में लगाना है, एटॉमिक मास के अंदर लगाना है, एटम के मास के अंदर लगाना है। तो अभी उस रेफरेंस को अगर बात करें भी, अब एटम के अंदर भी, एटॉमिक मास के अंदर भी कोई रेफरेंस लेना पड़ेगा, तो उन्होंने क्या लिया, एक रेफरेंस लिया C12 आइसोटोप का, ठीक है। C12 आइसोटोप के एक एटम को रेफरेंस लिया, उसके मास को रेफरेंस ले लिया, ठीक है। तो उसके मास को कैसे रेफरेंस ले लिया, मीन टू से दैट इन्होंने क्या कहा कि एटॉमिक मास क्या है, एटॉमिक मास से हम ये फाइंड आउट करते हैं भी कोई अगर चीज़ हैवियर है वो कितनी हैवियर है, किससे, वाई 1/12 मास ऑफ C12 आइसोटोप ऑफ कार्बन। भी मतलब मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जी कोई एटम है मान लीजिए, चलिए एक मिनट छोड़िए, भी मैंने क्या कह रहा हूँ, एटॉमिक मास क्या है, कहते हैं एटॉमिक मास विल टेल अस हाउ मच हैवियर एनी एटम ऑफ एन एलिमेंट इज़, किसके रेफरेंस में, रिलेटिव टू दी मास ऑफ 1/12 मास ऑफ C12 कार्बन आइसोटोप। भी जो कार्बन का C12 आइसोटोप है उसका 1/12 से इतना भी कोई एटम हैवियर होगा वो उसका एटॉमिक मास होगा, ठीक है। इसकी डेफिनेशन ठीक से हम लिखते हैं। सो एटॉमिक मास की अगर मैं डेफिनेशन लिखूं, सो एटॉमिक मास की अगर हम डेफिनेशन लिखने लगे तो क्या होगा, सो एटॉमिक मास डिफाइंड एज द नंबर which indicates ठीक है, क्या इंडिकेट्स करता है, हाउ मैनी टाइम्स द मास ऑफ वन एटम ऑफ एलिमेंट इज हैवियर देन कंपैरिजन to 1/12 पार्ट ऑफ मास ऑफ वन एटम। जो मैंने बात कही वही लंबी चौड़ी इस डेफिनेशन के अंदर बताई गई है। क्या कह रहे हैं कि नंबर विच इंडिकेट्स हाउ मेनी टाइम्स द मास ऑफ वन एटम और एलिमेंट इज हैवियर। भी मतलब अगर मैंने कोई एटम ये है, एक एटम C12 का, ठीक है, ये इसका मैंने वेट कर लिया, ये है 1.9 × 10⁻⁻23 ग्राम, ठीक है। इतना जो वेट मैंने इसका कैलकुलेट कर लिया है, ठीक है। अभी मैंने कहा जो ऑक्सीजन का मास है, जो कोई ऑक्सीजन का एटम है, ठीक है, मैंने फाइंड आउट किया कि ये 16 टाइमर हैवियर है इससे, ठीक है। कार्बन 12 के एक जो इसका एटम का मैंने वेट किया उससे जो 16 टाइम हैवियर मैंने फाइंड आउट कर लिया है, ठीक है। तो अब ऑक्सीजन का जो एटम है इसका मास कितना होगा 16 ग्राम, ठीक है। ऑक्सीजन के एक एटम का मास कितना था और इसके एटम का मास कितना होगा 16 AMU, ठीक है। अभी AMU बताऊंगा, बस क्या कहा कि भी एक एलिमेंट का जो एटम है वो कितने टाइम्स हैवियर है C12 आइसोटोप के, ठीक है। समझ आ गई इतनी बात। तो उसे हमें रिलेटिव एटॉमिक मास में टू इसके रिलेटिवली हम फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है। समझ आ गई इतनी बार, यस और नो प्लीज़ बता दीजिए, ठीक है। ओके गुड। ठीक है। लाइक मान लीजिए भी ऑक्सीजन के एक एटम का मास ऑफ वन एटम ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, मास ऑफ वन एटम ऑफ ऑक्सीजन कितने, इट इज 16 × 1/12 ऑफ द मास ऑफ वन एटम ऑफ C12 एटम। भी C12 एटम का जो मास है एक एटम का, उसका भी 1/12 अगर कर दिया जाए, ठीक है, उससे जितना टाइम हैवियर कोई अल्टीमेट होगा वो उसका रिलेटिव एटॉमिक मास है, मीन टू से दैट,
ठीक है। जे एक अभी ये क्या है, ये कॉमन यूनिट आ गई, ठीक है, कॉमन स्टैंडर्डाइज जो कर दिया है, ठीक है। अभी इससे जो हैवियर होगा, ठीक है। अभी मैं बात करूँ सल्फ़र का, सल्फ़र 32 × 1/12 ऑफ द कार्बन 12th मास ऑफ कार्बन 12th एटम, ठीक है। अभी ठीक है, अभी इस चीज़ को हमने डिफाइन करना है। अभी जे क्या चीज़ है, अभी 1/12 ऑफ द C12th एटम ऑफ कार्बन, ठीक है, मास ऑफ C12th एटम ऑफ कार्बन, ठीक है। अभी इस चीज़ को क्या कहेंगे हम, ठीक है। तो इसको समझने के लिए अभी मैं आपको ये समझाता हूँ। देखिए, जो 1/12 ऑफ द मास ऑफ C12th एटम, C12 एटम के मास का जो 1/12 है उसे हम क्या कहते हैं, 1 AMU। बस इतना समझ लीजिए कि 1 AMU क्या होता है, किसके इक्वल होता है। वो जो C12 के एटम का एक मास होगा, जो C12 के एटम का जो मास होगा, ठीक है, उसका जो उसको अगर हम डिवाइड कर दें 12 से तो वो 1 AMU होगा। अभी मैंने कहा हमने वेट निकाला था, कितना था मास ऑफ C12 एटम का, वो था 1.99 × 10⁻23 ग्राम्स, ठीक है। और 12 से डिवाइड कर दूँ तो कितना आ जाएगा, 1.67 × 10⁻24 ग्राम्स। मीन टू से दैट 1 AMU का मास कितना है जी, 1.67 × 10⁻24 ग्राम्स। अभी 1 AMU क्या है, मैंने क्या तो दिया, एटॉमिक मास यूनिट कहते हैं। मीन टू से दैट ये एक सिंगल एटम का मास है। क्या कहा, ये एक सिंगल एटम का मास है जी। कार्बन के सिंगल से एटम का जो मास है वो 1 AMU है, जिसका वेट है 1.67 × 10⁻24 ग्राम, ठीक है। अभी ये AMU हो गया। अभी AMU कहाँ पे यूज़ करूँगा, जहाँ पे सिंगल एटम के मास की बात की जाएगी, ठीक है। 1 मोल की एटम की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, बात कर रहा हूँ सिर्फ एक एटम के मास के बारे में, ठीक है। तो देखिए, जहाँ पे भी देखिए, अभी मास ऑफ 1 एटम कहा था, इससे इन सारी टर्म को देखिए, इस टर्म को मैंने 1 AMU कह दिया, तो मास ऑफ 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन को मैं 16 AMU कह सकता हूँ, क्योंकि इस सारी टर्म को AMU कह दिया मैंने। इन सिमिलर वे सल्फ़र के एक एटम को मैं 32 × 1 AMU कह सकता हूँ, तो 32 AMU हो गया, ठीक है। हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है, ओके, इतनी बात समझ आ गई। तो इसे हम यूनिट्स देखिए, मास की, एक एटम के मास की जो यूनिट AMU है, ठीक है। अभी रिलेटिव एटॉमिक मास की बात करते हैं, क्या करते हैं, रिलेटिव एटॉमिक मास की बात कर रहे हैं, ओके, समझते हैं वो क्या होता है। रिलेटिव एटॉमिक मास की पहले समझ लीजिए कोई यूनिट नहीं होती। क्यों नहीं होती भाई यूनिट, क्योंकि हम यहाँ पे रिलेटिवली निकाल रहे हैं। अगर किसी मास ऑफ एटम ऑफ एनी एलिमेंट डिवाइड बाय 1/12 मास ऑफ C12 एटम, C12 एटम के 1/12 मास को अगर इससे रिलेट करके हम किसी एटम के मास को फाइंड आउट कर रहे हैं, तो इसका भी वेट ग्राम में होगा, इसका ग्राम ग्राम कैंसिल, तो रिलेटिव मास की जो रिलेटिव एटॉमिक मास की कोई भी यूनिट हमें देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है, समझ आ गया। रिलेटिव एटॉमिक मास समझ लिया, एटॉमिक मास समझ लिया, 1 AMU समझ लिया, ठीक है, 1 AMU, ठीक है, मीन टू से दैट समझ लिया भी 1 AMU होता क्या है ना। तो 1 AMU का वेट इतना हो गया। एक होता है ग्राम एटॉमिक मास। ग्राम एटॉमिक मास इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस, मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस। लाइक अगर मैंने कह दिया 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का जो मास कितना होगा, आप कहेंगे 32 ग्राम। दिस इज कॉल्ड एज ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मोलिकुलर मास कहेंगे इसे, ठीक है। एटॉमिक कहाँ कहेंगे, अगर मैंने 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम का 1 मोल कितना होगा, 16 ग्राम, ठीक है। सो ये सिंपल सी बात है। ग्राम एटॉमिक, AMU एटॉमिक मास, ठीक है। ये सारी चीज़ क्लियर कर ली हमने, ओके। अभी रिलेटिव मोलिकुलर मास भी यही होता है कि द नंबर विच इंडिकेट्स हाउ मेनी टाइम्स द मास ऑफ 1 मोलिकुलर सब्सटेंस हैवियर देन कंपैरिजन टू 1। अभी वहाँ पे यूनिफाइड U को ना, AMU को हम U से भी डिनोट करते हैं, यूनिफाइड मास, ठीक है। क्योंकि मॉलिक्यूल्स के अंदर ना, क्योंकि मॉलिक्यूल्स में मॉलिक्यूल का मास होगा, नीचे हम एटम का मास रखे हैं, तो एक दलाई लामा जो क्रिएट हो गया था कि भी नीचे हम एटम रख रहे हैं, ऊपर मॉलिक्यूलर मास रख रहे हैं, तो उन्होंने यूनिट ही खत्म कर दिया, उन्होंने AMU ही खत्म कर दिया, इन्होंने कह दिया यूनिफाइड मास को भी, ठीक है। तो वहाँ से AMU का
ऑटोमेटिकली वो निकल के आई, ठीक है। ओके, सो AMU हमने क्लियर कर लिया बच्चों, ठीक है। अभी AMU एक सिंगल एटम का जो मास हम फाइंड आउट कर रहे हैं। चलिए थोड़ा सा और बताते हैं कि जो कार्बन का जो एटम था 12C12 का, उसका जो 12 AMU था उसका भी, ठीक है। क्या कहा गया, कार्बन का, ठीक है, C12 एटम का जो मास है वो 12 AMU कहा गया, ठीक है। 12 AMU हमने फाइंड आउट कर लिया। तो अगर 12 AMU फाइंड आउट कर लिया तो एक AMU का जो वैल्यू है वो कितना होगा, C12 एटम का जो मास है अपॉन, नीचे हम क्या लिख सकते हैं 12, ठीक है। तो 1 AMU की जो वैल्यू है वो ये भी आ गई, C12 एटम मास अपॉन डिवाइड बाई 12, ठीक है। सो दिस इज़ द वन वैल्यू ऑफ 1 AMU, ठीक है। सो यही बात हम उधर कर रहे थे, ठीक है। अभी C12 के जो मास फाइंड आउट कर सकते हैं एटम का, वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, हमें पता है 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स का जो मास होता है वो 12 ग्राम है, कार्बन के कह रहा हूँ, कार्बन के 12 का, ठीक है। तो एक एटम का मैं मास फाइंड आउट कर सकता हूँ, वो कैसे, 12 डिवाइड बाय एक एटम का जो मास है वो कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, 12/6.02 इंटू 10⁻23, ठीक है। अभी एक एटम का मास इतना, ठीक है। इसको यहाँ पे पुट कर सकता हूँ मैं, कर दीजिए यहाँ पे पुट, ठीक है। ओके, कर दिया पुट जी। सो 12 से 12 कैंसिल, सो 1 AMU also इक्वल टू 1/Na और 1/6.02 इंटू 10⁻23। सो 1 AMU का ये भी रिलेशन बन गया, ठीक है। सो 1 AMU का उधर भी रिलेशन बनाया था हमने, यहाँ पे रिलेशन बन गया। तो कैसे भी आप मतलब चीज़ें तो तोड़ मरोड़ के कैसे भी घुमा लो, चीज़ें वही हैं, सेम है, फंडा सेम है, कंसेप्ट को पकड़िए, ठीक है। चीज़ें सेम है, ठीक है। मास, मोलिकुलर मास, मोल कंसेप्ट, न्यूमेरिकल्स भरपूर आते हैं, बस उलझना नहीं है। अभी और भी चीज़ें होती हैं इसके अंदर, जैसे एम्पेरिकल फार्मूला की बात कर रहे होते हैं हम, ठीक है। अभी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, आज के लिए इतना, लंबी वीडियो हो जाएगी काफ़ी, नहीं तो हम इस चैप्टर को और कैसे एम्पेरिकल फार्मूला, परसेंटेज कॉम्पोजिशन की बात कर रहे होते हैं, ठीक है जी। और इसके अंदर हम स्टोचियोमेट्री की बात कर रहे होते हैं, ठीक है। यूनिट्स की बात कर रहे होते हैं, ठीक है। सिग्निफिकेंट फिगर्स की बात कर रहे होते हैं, ठीक है। और इसके अंदर लिमिटिंग रीजन की बात करेंगे, ठीक है। सो ऑल ऑफ दिस थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप इस चीज़ को, फिजिकल केमिस्ट्री को समझना चाहते हैं तो प्लीज़ मोल कंसेप्ट के ऊपर कमांड बना लीजिए, न्यूमेरिकल्स कीजिए भरपूर, कंसेप्ट को पकड़िए, धीरे धीरे से सीखिए, जल्दबाजी ना कीजिए, हर एक चीज़ को डीपनेस से समझिए, मज़ा आएगा केमिस्ट्री पढ़ने के अंदर, ठीक है। और अच्छे से समझ आएगी हर चीज़, और फील के साथ पढ़िए, ठीक है। हर चीज़ को एक जो पीस ऑफ इंफॉर्मेशन होती है इसे जोड़ कर पढ़ें, रिलेटिवली पढ़ें, कंबाइन करके पढ़ेंगे, स्टोरी की फॉर्म में पढ़ेंगे तो चीज़ें समझ आनी आपको शुरू हो जाएंगी और आपको हर चीज़ समझ लगेगी। सो आज के लिए इतना ही, एंड द बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ द स्टूडेंट जो JEE मेंस का जो है अटैम्प्ट देने जा रहे हैं अभी। आई होप आपका सभी का जो JEE मेंस का जो है जो एग्ज़ाम है आपका अच्छे से हो, ठीक है। सो दैट यू विल क्रैक दिस एग्ज़ाम एंड यू विल मूव टू द JEE एडवांस ऑल्सो, एंड आप जो है जीवन की बुलंदियों को छुए, ठीक है जी, मेरी कामना करता हूँ। सो फॉर टुडे दिस ओके, ठीक है, काफ़ी इतना, ठीक है। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर द नेक्स्ट जर्नी ऑफ योर लाइफ। सो थैंक यू, गुड लक एंड बाय एंड टेक केयर, थैंक यू।